आप जिम में हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करते करते आपका दिल आपका साथ छोड़ देता है। साथ छोड़ने का ये मतलब नहीं कि अल्लाह न करे, भगवान न करे, खुदा न करे, वाहिगुरु न करे कि आपकी मौत हो जाती है। दिल साथ यूं छोड़ता है कि आपका दिल ठीक तरीके से काम करना बंद करता है, आपको तकलीफ महसूस होती है, आपको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, वक्त पर पहुंचते हैं, आपकी ज़िंदगी बच जाती है। आज कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में हार्ट अटैक हुआ, कोई नई खबर नहीं है। जम्मू से भी ऐसी ही खबर आई। वो तस्वीर आपने भी देखी, जिस तस्वीर में एक आदमी जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है और एक्सरसाइज करते करते उसकी छाती में दर्द होती है और छाती में दर्द के कारण वो बैठता है और वहीं पर कोलैप्स कर जाता है। कुछ खबरें कश्मीर से आई, वहां पर भी जिम के अंदर लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज करते करते तकलीफ हुई, गिर गए, अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने कहा कि आपको हार्ट अटैक हो चुका है। अब यहां पर दो बड़ी अहम चीजें। पहली बात तो ये कि आप जिम में एक्सरसाइज आज से नहीं लंबे वक्त से कर रहे थे, और आपको थोड़ा सा अगर पीछे और ले जाएं, एक बड़े मशहूर गायक स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, कमाल का परफॉर्मेंस था उनका। उस कमाल के परफॉर्मेंस के बाद जब वो बाहर निकले, हुआ क्या? बड़े सारे लोगों ने कहा सफोकेशन के कारण मौत हुई, लेकिन डॉक्टर्स ने बाद में एस्टैब्लिश किया कि ऑलरेडी उनको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज थी, उनकी आर्टरीज में ऑलरेडी डिजीज थी, उन्हें उस चीज का इल्म नहीं था, परफॉर्म कर रहे थे, हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। मेरे साथ इस वक्त इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में रोज नए आयाम लाने वाले और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी को एक नई दिशा की ओर ले जाते हुए नारायणा हॉस्पिटल में, जब शुरुआत में मेरी इनसे बात हुई थी उस टाइम डॉक्टर निखिल ने शुरू किया था, और इस समय नारायणा हॉस्पिटल की तस्वीरें आप तक बहुत सारी आ चुकी होंगी। कितनी सारी नई इनोवेशंस इन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर अंदर की हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बात से शुरू करेंगे। डॉक्टर निखिल महाजन, एस इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नमस्ते। सबसे पहले मुझे ये बताइए, राजू श्रीवास्तव को आज जिम में हार्ट अटैक हुआ। सर, जब भी हार्ट अटैक किसी को होता है, हार्ट अटैक कैन हैपन टू एनीबडी एनी टाइम एनीवेयर। मतलब दिल का दौरा कभी भी किसी को भी कहीं पे भी हो सकता है। उसमें आप जिम में हो सकते हैं, जैसे सर ने आपने बताया कि आप गाना गा रहे थे, आप कहीं पे भी हो सकते हैं। सो जब भी हार्ट अटैक होता है वो विद इन मिनट्स और सेकेंड्स होता है। डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप में हो रहा है, बिकॉज डिफरेंट एज ग्रुप्स में जो रीजंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने बोला कि जो सिंगर थे उनको अंडरलाइंग ऑलरेडी डिजीज़ था, सो एक एज ग्रुप हम मान के चलते, यूजुअली हम लोग बोलते हैं 35-40, उसके बाद अगर इस तरह के दौरे होते हैं तो अंडरलाइंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ चल रहा होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब हार्ट की जो अपनी नसें होती हैं, 3 नसें होती हैं, उसमें पहले से ही फैट की, चर्बी की जमावट हो रखी होती है। सो ऐसी कंडीशंस में जो वो नाड़ियाँ होती हैं, दे आर मोर प्रोन, उनकी जो वो प्लाक होता है, जो वो फैट होता है, वो जो चर्बी होती है वो फट जाती है और एकदम से इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। जो यंगस्टर्स में हार्ट अटैक होता है, जो लेस देन 35 या लेस देन 40 में हार्ट अटैक होता है, उसमें अंडरलाइंग CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं होता, कोई पहले से चर्बी की जमावट नहीं होती है। यूजुअली किसी रिस्क फैक्टर से, जैसे आज के स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़, उसकी वजह से उन पेशेंट्स में एकदम से सडनली नॉर्मल आर्टरीज, अगर आप उनकी आर्टरीज देखेंगे वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, कोई चर्बी की जमावट नहीं होती है और उनमें हार्ट की नस एकदम से बंद हो जाती है। सो ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में जो रीजंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने कहा डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट रीजंस होते हैं। अक्सर आजकल हम माँ बाप देखते हैं बच्चों को लेकर बड़े कॉन्शियस हैं कि बेटा आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, एक्सरसाइज पे बड़ा फोकस है, रनिंग करें, आप जिम टाइम पे जाएं, आपका जिम का टाइमिंग ठीक होना चाहिए। क्या यही सब चीज़ें ज़रूरी हैं, या डॉक्टर साहब साथ साथ में ये भी ज़रूरी है आप ये देखें कि ये सब करा आप कहीं ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कर रहे? आप जैसे मैंने आपको बोला एज ग्रुप, अगर आप छोटे बच्चे को बोल रहे हो जिम जाने के लिए, मतलब टीनेजर है या अर्ली 20s में, ठीक है, मतलब दे कैन गो टू जिम, और स्टार्टिंग में जिम जाके ऑब्वियसली वो कोच से मिलेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है, हमें कुछ रीजंस को अंडरस्टैंड करना होगा कि हार्ट में जो खून जो पहुंचता है वो 3 नसों से पहुंचता है, और वो 3 नसें उनका एक कैलिबर है, मतलब वो एक मोटाई, मतलब उनकी इतना रास्ता है, इतने से इतना ही खून जाएगा। आप एक्सरसाइज करेंगे वो नसें फूल जाएंगी, इस तक फूल जाएंगी, तो इतना खून जा सकता है।
बट अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं सो जिसको हमारे बोलते हैं मिसमैच, ठीक है, सप्लाई डिमांड मिसमैच हो जाता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, आप एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि जब मसल्स में ब्लड मतलब वो मसल्स जो फूलते हैं वो ब्लड से फूलते हैं, ठीक है, वो ब्लड जो है वो हार्ट से आता है, सो हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ा है, मतलब आपकी डिमांड जो है वो हार्ट पे ज़्यादा है, सप्लाई कैन एक्सटेंड बट टू अ लिमिट, मतलब वो एक आर्टरी कितना ही फूल जाएगी, मतलब उस ऐसा नहीं है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा खून पहुँच जाएगा हार्ट तक। जब ये मिसमैच हो जाता है सो ऑब्वियसली ये भगवान का बनाया हुआ मैकेनिज्म है कि एकदम से वो नाड़ी, मतलब भगवान को उसको रोकना है, या तो वो इंसान उस वक्त उस वजह से ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम होने से बेहोश हो जाएगा, या तो वो भगवान के बनाए हुए मैकेनिज्म से वहाँ पे क्लॉट बनेगा, वो आर्टरी बंद होगी, पेशेंट को अटैक हो जाएगा। तो ये किसी में भी हो सकता है डॉक्टर साहब, कोई भी एज ग्रुप हो सकता है, या आपको लगता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हार्ट अटैक होने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है? एजिंग के साथ एक्चुअली ये बढ़ती है बिकॉज जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हार्ट की नाड़ी का एक कैलिबर है जहाँ तक वो फूल सकती है, वो फूलने की जो क्षमता होती है वो अंदर के ही एक हार्मोन पे डिपेंड करती है, जैसे NO जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, वो उम्र बढ़ती उम्र के साथ NO कम होता जाता है। सो एंडोथेलियल, क्योंकि एजिंग प्रोसेस है, एंडोथेलियम कम होता है जिसने उसने प्रोड्यूस करना है, तो वो फूलती नहीं है उतनी, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस नाड़ी की फूलने की क्षमता कम होती जाएगी, आपकी एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज को ग्रेड करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप 18 साल की उम्र में 200 किलो उठा रहे थे तो अब आप 48 में भी 200 किलो उठा सकते हो, वैसा नहीं हो सकता। अगर आप वैसे ही करोगे तो किसी दिन डेफिनेटली इस तरह का एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर, बट यस वी नीड एज अ जनरल रूल आप नहीं कर सकते। सी एज जो एक्सेप्शंस हैं सर, वो एक्चुअली वो लोग यूजुअली हम लोग वेस्ट में देखते हैं कि बॉडी बिल्डर्स हैं इतने अच्छे, वो लोग बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के साथ हर एक उनका जो फिजियोथेरेपिस्ट है या उनका जो डॉक्टर है वो सब कुछ एक्चुअली नोट कर रहा है, वो उस हिसाब से चल रहे हैं। हमारी तरह नहीं है कि कभी डॉक्टर को दिखाया भी नहीं है, पता ही नहीं है ये सब होता भी है, अंदर आपका हाल क्या है पता ही नहीं है। मैक्सिमम पेशेंट्स जो आते हैं यंगस्टर्स, उनको अगर यंगस्टर्स में भी जब फैट की डिपोजिशन है 35-40 के एज ग्रुप में इट इज़ अर्ली, तो मतलब अगर आप पुराने लोगों को देखोगे और अभी के लोगों में देखोगे तो आजकल यंगस्टर्स में फैट डिपोजिशन ज़्यादा है बिकॉज उनका लाइफस्टाइल वैसा था। सो आप ये नहीं बोल सकते, उन लोगों ने कभी अपने आप को उस तरीके से देखा नहीं है, दे हैव नेवर बीन इवेल्युएटेड। अगर वो जिम भी जा रहे थे, अगर आप ट्रेडमिल भी देखोगे ना तो ट्रेडमिल के ऊपर भी लिखा होता है प्लीज़ कंसल्ट योर फिजिशियन बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, ट्रेडमिल पे ही लिखा है, बट ऐसा कोई करता नहीं है, लोग अपने हिसाब से चलते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं हमें जिम जाना है, घर में जैसे आपने बोला बच्चों को बोल दिया जाता है जिम चले जाओ, सो दे हैव टू फॉलो सम प्रोटोकॉल्स। उनको जिम्नेजियम में जो कोचेज होते हैं वो लोग यूजुअली ग्रेडेड एक्सरसाइज करवाते हैं, दे हैव टू फॉलो दैट। जैसे आपने कहा ग्रेडेड एक्सरसाइज करवाते हैं, पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम जिमिंग किन किन चीज़ों पर बच्चों की नज़र रखी जाए? क्योंकि आजकल हो क्या रहा है डॉक्टर साहब, ये भी हो रहा है कि अचानक एक 22 साल के बच्चे की मौत होती है, 28 साल के बच्चे की मौत होती है, उसके बाद जब आप पूछते हैं वजह क्या है जी कि हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो इट डजंट मेक सेंस, आपको समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है। एक तो आपसे ये जानना चाहूँगा, दूसरा एक क्रिकेटर है जो रोज बॉलिंग करा रहा था, रोज क्रिकेट फील्ड पे 2-2, 3-3 घंटे नहीं बल्कि 8-8 घंटे फील्ड पे था, उसे कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक वन फाइन डे हार्ट अटैक हो गया। सो क्या हम इसको ड्रग्स के साथ जोड़कर देखना शुरू करें, या वाकई ये पॉसिबल है कि क्रिकेटर जो 6 महीने से लगातार एक ही ग्राउंड में 8-8 घंटे लगा रहा है, अचानक उसका 6 महीने के बाद जो है हार्ट अटैक हो गया? इसमें 2 तरह की कंडीशंस हैं जिसपे हमें सोचना है सर। पहला जो ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि जो भी ड्रग एब्यूज़ हैं या फिर स्मोकिंग है, ये बहुत कॉमन होता है बिकॉज स्पेशली यंगस्टर्स में बिकॉज ऑफ स्टाइल एंड एवरीथिंग ये लोग करते हैं। सो उसकी वजह से दे आर ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज्ड। और ऐसे पेशेंट्स मैंने मतलब एक इंटरव्यू में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, एक जब मैं दिल्ली में था, एक 16 साल का लड़का जो कि हुक्का स्मोकिंग कर रहा था, हुक्का स्मोकिंग करते करते वो सीधा पब से आया था डे टाइम में और उसको हार्ट अटैक हुआ था। सो इवन हुक्का स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर। हुक्का जो फ्लेवर्ड हुक्का की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल दूसरे टोबैको वाले हुक्का की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो, उससे भी दिल के दौरे देखे जाते हैं। सो एक चीज़ है जो ड्रग एब्यूज़ से रिलेट की जाती है हार्ट अटैक में। दूसरा जो मुझे लगता है उससे ज़्यादा यंगस्टर्स में जब आप बात करते हैं, सडन 2 तरह, एक हार्ट अटैक है, एक सर सडन डेथ है। सो जो सडन डेथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस एज ग्रुप में, बिकॉज
ऐसे लोगों में अंडरलाइंग हार्ट की एक कंडीशन होती है जिसको हम HOCM बोलते हैं, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जिसमें सडनली डेथ होती है। HOCM रन्स इन फैमिली एंड HOCM जिसको होगा उसमें हार्ट मतलब सडन डेथ की जो प्रोपेंसिटी है दैट इज 8%। 100 को है तो 8 लोगों में सडन डेथ हो सकती है। सो दैट इज़ वेरी कॉमन। ये मत सोचना कि वो कॉमन नहीं है, वो बहुत कॉमन है। आप जब हम डेली बेसिस पे इको करते हैं, बहुत लोग जिनको नहीं पता होता कि मतलब हमें इस तरह की कोई डिजीज़ है। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल पहले HOCM नहीं था तो अब नहीं हो सकता। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्शन किसी को भी किसी भी एज में आ सकती है। ऐसा नहीं है कि 50 ईयर्स पे आपको HOCM नहीं था तो 55 पे नहीं हो सकता। वो हार्ट जो थोड़ा मोटा था, आपको लग रहा था BP की वजह से, उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव कंपोनेंट आ जाता है बिकॉज आपके जेनेटिक्स में है ये। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर स्पेशली इन यंगस्टर्स एंड स्पोर्ट्समैन। जो स्पोर्ट्समैन बहुत कॉमनली सडनली इफ़ दे डाई, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन रीजन सर जो होता है वो HOCM होता है सर। सो व्हाट आर द, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी माँ बाप आपको देख रहे हैं इस वक्त, आपके एडवाइस उन्हें करेंगे कि वो अपने बच्चों को, खासकर क्योंकि इस वक्त अगर आप एक चीज़ और भी नोटिस कर रहे होंगे, बहुत स्ट्रेस है बच्चों में। इम्तिहान हुए, कैंसिल हो गए, इम्तिहान हो गए, स्क्रैप हो गए, बच्चों में ज़बरदस्त स्ट्रेस है। आप इस स्ट्रेस को किस हद तक मानते हैं जिम्मेदार कि ये भी दिल की बीमारी का कारण आने वाले कल में बन सकता है, और माँ बाप को इसके लिए क्या करना चाहिए, और कौन से टेस्ट हैं जो आपको लगता है कि मैंडेटरी कर दिए जाने चाहिए 21 साल के बाद या 18 साल के बाद? 21 से 18 ये जो एज ग्रुप है, आपने पढ़ा है सर इसके बारे में, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग। सो जो स्ट्रेस है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी से कैटेकोलामीन रिलीज होते हैं। कैटेकोलामीन जो होते हैं वो जो हार्मोन ऑफ एक्साइटमेंट है वो, सो फ्राइट फ्लाइट, मतलब जैसे ही आपको डर लगा तो कैटेकोलामीन रिलीज हो गए, वैसा होता है। आप एक्साइट हुए तो सो कैटेकोलामीन्स हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, वो सप्लाई डिमांड मिसमैच करने के लिए कैटेकोलामीन्स काफ़ी हैं। किसी की लड़ाई होती है, बंदा बहुत ज़ोर मतलब एकदम से एग्रेसिव हो जाता है, वैसी कंडीशन में कैटेकोलामीन्स बढ़ते हैं। स्ट्रेस में कैटेकोलामीन्स बढ़ते हैं, स्मोकिंग से कैटेकोलामीन्स बढ़ते हैं। इन चीज़ों से जिनसे कैटेकोलामीन्स बॉडी में बढ़ते हैं तो चांसेस उस टाइम पे हार्ट अटैक होने के, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्ट अटैक दे आर वेरी कॉमन एंड दे आर नोन। और उसका अंडरलाइंग जो फिजियोलॉजी है, रीज़न है, वो यही है कि हमारी बॉडी से कैटेकोलामीन रिलीज होते हैं जो हार्ट पे की कंट्रैक्शन को बहुत बढ़ा देते हैं। सप्लाई डिमांड मिसमैच की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है। सेकेंड बात जो आपने बोली टेस्ट मैंडेटरी करने की, आई थिंक स्कूल्स में और स्पेशली जो लोग बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं उनको एट द एज ऑफ 11, 15, 18 एंड 21 उनका एको होना चाहिए। और इको में अगर उनको कहीं पे भी हाइपरट्रॉफिक मतलब उनका हार्ट अगर मोटा होता है तो उन बच्चों का हर 6 महीने 11, 15, 21 साल, हाँ जी, और 11, 15, 18 एंड 21 पे इको होना चाहिए। एंड अगर उनका हार्ट मोटा है तो उनका हर 6 महीने पे इको होना चाहिए, देखने के लिए कि जो पहले हार्ट का रास्ता बंद नहीं हो रहा था वो कहीं अब बंद तो नहीं होना शुरू हो गया, बिकॉज वो उससे सडन डेथ हो सकती है। सो जो बच्चे स्पेशली जो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं उनके लिए तो ये मैंडेटरी होना चाहिए सर, इको। यस, तो हम इसको चेक करते हैं इको से, तो इको शुड बी डन। दूसरा मुझे ये बताइए कि डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि यंग पेशेंट में भी हार्ट अटैक रिपोर्ट हो रहे हैं, सो यू आर एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। लगभग कितना यंग पेशेंट आपके पास जो है नारायणा हॉस्पिटल में आ रहा है जिसकी आप इंटरवेंशन करते हैं, जिसमें आप स्टंट डालते हैं, या जिसका मान लीजिए आप सिर्फ एंजियोग्राफी करते हैं? बहुत कॉमन हो गया है सर। यंग पेशेंट यूजुअली हम किस एज ग्रुप में आ रहे हैं? सो एज ग्रुप अगर हम डिफाइन करेंगे यंगस्टर्स की, जो हम पहले नहीं करते थे, तो हम लेस देन 35 या लेस देन 40 को हम कैटेगराइज कर देते हैं एज यंग पेशेंट, एज यंग हार्ट अटैक। इफ़ यू विल आस्क मी, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आज की डेट में कम से कम 20% लोग जो हैं वो यंग हार्ट अटैक हैं, मतलब लेस देन 40 ईयर्स के जो हमारा एज ग्रुप है, 20% पेशेंट जिनको हम स्टेंटिंग कर रहे हैं वो यंग हार्ट अटैक वाले होते हैं। और उसमें मेल ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा है? मेल ज़्यादा होते हैं, बिकॉज फीमेल्स में एक हार्मोन होता है सर, ईस्ट्रोजन, जो कि मेनोपॉज से पहले तक रहता है, जिनकी वजह से फीमेल्स गेट पीरियड्स, तो वो प्रोटेक्टिव होता है। सो फीमेल्स का नेचुरल प्रोटेक्शन रहता है टिल मेनोपॉज बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। जिसके बाद स्पेशली अगर आप ओल्डर एज ग्रुप देखेंगे तो उसमें फीमेल्स को और जो मेल्स का रिस्क होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन आपके पास जो रिपोर्ट करते हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट करते हैं यंगस्टर्स, उसमें सिर्फ मेल्स हैं सर, फीमेल मतलब मैंने एक भी नहीं देखी है, दे आर ऑलवेज मेल्स। एंड मतलब और यूजुअली वो बहुत चेन स्मोकर्स होते हैं, बहुत
रेयरली, तो बहुत ही कोई अनलक्की होगा जिसमें जो ना स्मोकिंग करता है, जो ना ही हाइपरटेंसिव है, जिसको ना बीपी है ना शुगर है सर, बहुत ही कम होते हैं। फैमिली हिस्ट्री लेकिन उन लोगों की अगर आप स्ट्रांग होगी सर, होते हैं लास्ट में ऐसे भी लोग निकलेंगे जो जिनका फैमिली की हिस्ट्री भी नहीं होगी, तो आई विल से दे आर अनलक्की, बट वैसे भी होते हैं सर। वैसे भी होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा अभी पिछले दिनों आपकी तस्वीर जो है अखबार में आई, मैंने देखा, मुझे अब ये बताइए कि वो एक अप्रोच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक अप्रोच रही। अप्रोच ये कि आपके पास पेशेंट हार्ट अटैक करके आ रहा है, आप उसे लिटा देते हैं और आप कहते हैं कि जनाब इंतजार करिए, इसको स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद जाकर हम इसको कैथ लैब में ले जाएंगे और उसके बाद जाकर हम देखेंगे कि इंटरवेंशन करना है कि नहीं करना है। आपने नारायणा हॉस्पिटल में उस अप्रोच को बदला है और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक आप इतना इंतजार नहीं करते। मुझे बताइए उस अप्रोच का फायदा हुआ या नुकसान, और दूसरा अब किस तरह का हार्ट पेशेंट है जिसको लेकर आज भी आपको डर है कि अगर इस तरह का हार्ट पेशेंट मेरे पास आ गया तो शायद इसे मैं बचा नहीं पाऊंगा? सर, ये जो आप चीज़ बोल रहे हैं इसको हमारी लैंग्वेज में प्राइमरी पीटीसीए बोलते हैं। प्राइमरी मतलब अगर किसी इंसान को दिल का दौरा पड़ता है और हम पहले 12 घंटे में उसकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसको हम प्राइमरी पीटीसीए बोलते हैं। इसको अगर आप दूर हैं ऐसी जगह पे, तो जहाँ पे आप ऐसी जगह पे नहीं पहुँच सकते और पेशेंट आपको लगता है पहले ही पेरिफ्री में कोई डॉक्टर देख रहा है, तो एक इंजेक्शन आता है जिसको हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स बोलते हैं। 4 इंजेक्शन होते हैं, बट यूजुअली जो सबसे सस्ता है वो 1500-2000 के जो कॉमनली यूज्ड है, लोग वो लगा के पेशेंट्स को भेज देते हैं। मेरे को लगता है वो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, वो इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। उसका सक्सेस रेट इज़ 59। तो मतलब अगर आप 100 को लगा रहे हो तो आप 59 में सक्सेसफुल हो। एक्चुअली जो 41 छूट जाते हैं उनको हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए भी नहीं ले सकते, तो आप बेसिकली उनको छोड़ दे रहे हो मरने के लिए, वो सबसे गलत है। सो हमारे पास कोई भी पेशेंट, और ये आपने बिल्कुल ठीक बोला सर, आपके माध्यम से हमने ये चीज़ लोगों को बताई थी और बहुत लोग इससे हॉस्पिटल सर नारायणा में आए हैं, बिकॉज 24/7 हम लोग अवेलेबल हैं और हम हर टाइम कोशिश हमारी रहती है कि नाड़ी को जल्दी से जल्दी खोला जाए। उसका फ़ायदा ये है कि पहली चीज़ सर, जो जब भी हार्ट अटैक होता है तो 30 से 40% लोग की तो डेथ हो जाती है। सो जो 30-40 लोगों की डेथ होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी टाइम पे हार्ट की नाड़ी को नहीं खोला जाता। सो वो चीज़ कर करके ही तो ये नारायणा हॉस्पिटल में हमारा यही कॉन्सेप्ट था लोगों को तक पहुंचाना कि हमने प्राइमरी पीटीसीए करना है। बाद में सर पेशेंट को अगर आपने लिटा दिया, उसका हार्ट का फंक्शन, जो हार्ट की कंट्रैक्शन की क्षमता होती है सर, वो कम हो जाती है। तो वो तो बार बार दाखिल ही होता रहेगा, मेरा सांस फूल रहा है, मेरा सांस, वो सांस उसका पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। तो आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ उस इंसान की ख़त्म कर दी। ये चीज़ आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर आप 12 घंटे के बाद पेशेंट की स्टेंटिंग कर रहे हैं तो आपने पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं दिया है, कोई फ़ायदा नहीं दिया, बिकॉज 12 घंटे का तो उसकी जान भी नहीं जाएगी। हो सकता है आपकी स्टेंटिंग की वजह से आप डाई दें तो पेशेंट हार्ट फेलियर में जाके पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाए, तो पेशेंट को नुकसान होगा एज़ कम्पेयर टू फ़ायदा। तो अगर आप 12 घंटे में उसी पेशेंट को इंटरवीन करते हैं, आप एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट आर्टरी खोल देते हैं। स्टेंट हमें लगाना पड़ता है सर, हम आर्टरी खोल देते हैं, अगर हम नहीं स्टेंट लगाएंगे वो फिर से बंद हो जाती है, तो इसलिए हम स्टेंट लगा के वो रास्ता खोल के छोड़ देते हैं सो दैट ब्लड फ्लो चलता रहे। उससे पेशेंट, मतलब मुझे लगता है कि हमारा प्राइमरी पीटीसीए में ज़ीरो मतलब ज़ीरो, जिस पेशेंट का आज तक हमने प्राइमरी पीटीसीए किया है उसको हमने कभी लूज़ नहीं किया। दिस इज फिक्स, कभी, मतलब कभी पिछले 3.5 साल के डाटा में देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल पेशेंट जिसका हमने यहाँ प्राइमरी पीटीसीए किया है और जिसको हमने लूज़ किया है। ऐसा कोई मरीज़ नहीं है। बाकी आपने दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि किस पेशेंट को मुझे लगता है कि मैं अभी भी आज भी आपको लगता है, क्योंकि कल आपने ऑर्टिक वाल्व को लेकर भी कुछ किया है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। तभी मैंने पूछा कि मतलब क्योंकि कुछ एक दिल के मरीज, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक मेरे रिलेटिव्स में ही थे, पेसमेकर उन्हें लगा हुआ था, और कमाल की बात तो ये थी कि लगभग 13 साल के करीब वो पेसमेकर पर चलते रहे। बाद में एक वक्त आया कि उन्हें लेटने में दिक्कत होती थी, प्रॉपरली वो लेट नहीं पाते थे, तो आखिरी वक्त तो बहुत तकलीफ में उनका गुजरा क्योंकि वो पेसमेकर की वजह से वो सारी दिक्कतें आ रही थी। तो जब मैं उनको देखता तो मुझे कई बार दिल में ख्याल आता कि यार काश कहीं कोई ऐसी सर्जरी होती कि उन्हें इस तरीके से, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपरली बेड के ऊपर लेटना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, पिल्लो रख के उनको रहना पड़ता। क्या उस तरह के पेशेंट्स के लिए भी आपके पास कोई रास्ता है? सर, रिसेंटली जो मतलब मैंने किया था और जो हमने नारायणा हॉस्पिटल में किया है उसको हम फिजियोलॉजिकल पेसिंग बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल पेसिंग मतलब
मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ सर। जैसे ना आपके घर में एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है, जनरेटर है, तारें हैं, आप स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है। वैसे ही हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है, जनरेटर है, तारें हैं। जब करंट आती है तो हार्ट कंट्रैक्ट करता है। तो जब आप बोलते हैं 1 मिनट में दिल 72 टाइम धड़कता है, 72 टाइम वो करंट चलती है, जनरेटर से आती है और हार्ट कंट्रैक्ट करता है। नाउ जब ये कंडक्शन सिस्टम फेल कर जाता है तो पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, और हम ऐसे पेशेंट्स को या बेहोश हो जाते हैं और हम पेसमेकर लगा देते हैं। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम जो डाटा था सर, उसने 40%, मतलब 40% बहुत हाई नंबर है। तो अगर आप 100 को पेसमेकर लगा रहे हो तो 40 लोगों का हार्ट की कंट्रैक्शन, उनके पंप करने की क्षमता कम हो जाती है, और उसकी वजह से उनको सांस फूलता है और वो लेट नहीं सकते, जिस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। सो अगर 100 में से 40 के साथ आप ये कर रहे हो तो मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। यानी आपका ये कहने का मतलब ये है कि जो मेरे रिलेटिव थे, ही वाज इन अ स्टेट ऑफ हार्ट फेलियर ऑल द टाइम, एंड ही वाज लिविंग जस्ट विद अ पेसमेकर, क्योंकि वो सांस ले रहे थे, खा पी रहे थे हमारे साथ, तो हमको लग रहा था सब ठीक है। सो वो जो हार्ट की कंट्रैक्शन थी वो उनकी कम हो गई थी। जैसे मैंने आपको बताया 100 में से 40 की तो कम हो रही। सो उसको ठीक करने के लिए पिछले 2-3 साल में जो कॉन्सेप्ट उभर के आया है, ऑब्वियसली वो अमेरिकन कंसेप्ट है, यूएस में बनता है, हम लोग फॉलो करते हैं। उसको हम बोलते हैं कि हमारा फिजियोलॉजिकल पेसिंग, मतलब सर जो हार्ट का नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम, जो मैंने आपको बताया जनरेटर है, तारे हैं, हम उसके आसपास कहीं पे पेस करेंगे। मतलब हम लीड को उसके अंदर, उस कंडक्शन सिस्टम के अंदर ले जाएंगे। यूजुअली इट इज़ मेटिकुलस, बहुत मुश्किल से मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी लर्निंग कर्व है, आपने कितना आप करके कितना सीख के आए हो। मैं इस पे वर्कशॉप करके आया था, फिर मैंने स्टार्ट किया था सर। तो वो कंडक्शन सिस्टम के अंदर आपको घुसना है। जिसने सीख लिया सर, उसके लिए तो वो 5 मिनट का काम है। जिसको नहीं आता है, ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाएगा। सो वो जब आप कंडक्शन सिस्टम में ही घुस गए और आपने वहाँ पेस करना शुरू कर दिया, सो हार्ट की जो कंट्रैक्शन है वो आप लूज़ नहीं करते, और वो पेशेंट लॉन्ग रन में बिल्कुल ठीक रहते हैं। सो पहले इस चीज़ को सेप्टल पेस, कुछ लोग सेप्टम एक हार्ट का एक पार्ट होता है, वहाँ पेस करते थे, जहाँ पे कंडक्शन सिस्टम वो करता है। जिन पेशेंट्स को आप देखेंगे सेप्टम पेसिंग हो रही है, उनको कभी ये प्रॉब्लम आई नहीं। ये लोग वही पेशेंट्स थे जिनको नॉर्मल फ्री वॉल पेसिंग कर दिया, एपिकल पेसिंग कर दी। अब उसको ठीक करने के लिए लोगों ने बिल्कुल हिज बंडल, लेफ्ट बंडल पेसिंग इंट्रोड्यूस कर दी, और लेफ्ट बंडल और हिज बंडल ही हम जो पिछले दिनों में हमने केसेस किए हैं वो वही हैं सर। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने लेफ्ट बंडल की बात की, अंत में डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या अब आज के टाइम में भी हम ये सोचना शुरू कर दें कि गांव देहात के इलाकों से या बाकी इलाकों में जो लोग, या आज भी अगर रजौरी, पुंछ या बाकी इलाकों में लोग दिल के अमराज में मुब्तला हैं, या उनको दिल की तकलीफ है या दिल की कोई बीमारी है, मान के ये चलें उनके लिए कि भाई ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, अब इसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला कहीं है नहीं, क्या आप ये मान के चलें कि सब कुछ मुमकिन है, सिर्फ ये है कि आपको डॉक्टर पहचानना है कि कौन ये कर सकता है? मैं आपको सर एक बात बहुत ऑनेस्टी से बताता हूँ। मैं जो चीज़ आप, मतलब मैं 2 मिनट लूँगा आपके इसमें। जब मैं दिल्ली गया था सर 2015 में, उससे पहले मैं जीएमसी में पोस्ट ग्रेजुएशन करता था, तो बहुत लोग, बहुत पेशेंट बहुत दूर से आते थे, और हम लोग, बहुत सच बात है क्योंकि मैंने कोई चीज़ देखी नहीं थी, वो चीज़ यहाँ होती नहीं थी, तो हम बोलते थे घर ले जाओ, सेवा करो। मैं दिल्ली में सर 5 साल रहा, और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में मुझे लगता है मैंने 5 साल में 3 या 4 डेथ्स देखी थी बस। तो मुझे ये बात, और वो 500 बेडेड हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल नहीं है। सो मुझे एक बात पता लग गई कि मेरी लर्निंग गलत है। सो कार्डियोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट, कार्डियो, नेफ्रो, किडनी का, कैंसर का, स्टोन्स, आप जो भी डिपार्टमेंट होगे ना, सबसे ज़्यादा जो ग्रोन, सबसे ज़्यादा जो एडवांस डिपार्टमेंट है वो कार्डियो का है सर, आज के डेट में वर्ल्ड ओवर। कार्डियोलॉजी का पेशेंट की डेथ नहीं हो सकती सर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हार्ट, जैसे मैंने आपको बोला हार्ट अटैक हुआ, आपने प्राइमरी पीटीसीए कर दिया, पेशेंट ठीक हो गया। आपने नहीं किया, पेशेंट को हार्ट फेलियर हो गया सर। आपने पेशेंट को डेथ होती है सर वीटी से, आपने पेशेंट को आईसीडी लगा दिया, जो वीटी होना था उसने डिवाइस ने शॉक कर दिया। हार्ट फंक्शन बढ़ाने के लिए आपने सीआरटीडी लगा दिया सर, ठीक है सर, आपका लगा सीआरटीडी भी, अब सीआरटीडी फेल होना शुरू हो गया, आपने पेशेंट को एलवेट पे लेके हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया। आज की डेट में इतनी एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब जो भी, और आयुष्मान भारत के अंडर ये चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं, सब मैक्सिमम चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं सर। एंड गवर्नमेंट जिस चीज़ में नहीं भी है, उसमें भी आप स्पेशल रिक्वेस्ट डाल के वो प्रोसीजर मांग सकते हो गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट देती है सर। सो ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स
जो है, जो हमने कभी मतलब लोगों ने यहाँ पे कभी देख के नहीं सोचे नहीं थे, वो मैंने जब दिल्ली में देखे तो मेरे को लगा यार लोग मर नहीं सकते। और एक्चुअली आज की डेट में अगर आप नारायणा का कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का मोर्टेलिटी, मतलब ये तो आप कोई भी बंदा मेरे को लगता है जो डाटा तो कोई भी निकाल सकता है, RTI के थ्रू आप निकाल सकते हैं, आप डाटा निकाल के देख लो सर, यू विल फाइंड कि हमारी एक महीने में कितने प्रोसीजर्स हो रहे हैं और मोर्टेलिटी क्या है आपको पता लग जाएगा। एंड नो पेशेंट, नो मीन्स नो, बिकॉज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ आयुष्मान के आने के बाद हर एक का फ्री ट्रीटमेंट है। सो रिफ्यूज़ तो हम करते ही नहीं है, बात ही खत्म होगी। तो हमारा हॉस्पिटल बहुत क्लियर है कि आयुष्मान पेशेंट लेने हैं और फुल लेने हैं। तो किसी पेशेंट को ना तो है नहीं, तो आप वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, नंबर इतना ज़्यादा है, आप RTI डाल के आप देखे, आप प्रेजेंट कर देना किसी दिन, आप खुद देख लोगे हमारा डाटा मोर्टेलिटी को लेकर, डेथ रेट बहुत कम है। सब जगह ये ऐसा ही हो सकता है, हर जगह आप कर सकते हो। हमारे पास तो हमारा तो इनफैक्ट नारायण एज ए प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर होता है, मुझे नहीं लगता वहाँ पे अगर आप कैथ लैब 24 घंटे तक खोल के रखोगे तो कोई भी डेथ हो सकती है जम्मू में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि बस जरूरत है 24 घंटे कैथ लैब को खुला रखने की, यानी जम्मू की खुशकिस्मती शायद ये है कि डॉक्टर निखिल महाजन हो और बहुत सारे नए यंग डॉक्टर्स आए हैं। इन यंग डॉक्टर्स से एक चीज जरूर इनमें बहुत अच्छी है, वो ये है कि एग्रेसिव बहुत है। और एग्रेशन का मतलब ये है कि पेशेंट अगर हमारे पास आया है, जो कुछ हमने सीखा है उस सब का इस्तेमाल किया जाएगा पेशेंट की जान बचाने के लिए। ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ा हटकर बात करते हैं। डॉक्टर निखिल नारायणा हॉस्पिटल में बड़ी मेहनत और बड़ी काबिलियत के साथ काम कर रहे हैं। आज भी हमने कोशिश की कि आप तक ये पहुंचाएं कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ में अपना रेगुलर चेकअप, उसके साथ में अपने रेगुलर टेस्ट और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अपने दिल का ख्याल रखिए।